हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार पाल और आप देख रहे हैं जेएमएस एकेडमी। आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं की गणित का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.b या 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम 7 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके थे और हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया हमको 18 और 117 के एचसीएफ को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ 18 व 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, देखिए हमको क्या दिया है, एच सी एफ 18 और 117 का एचसीएफ कितना दिया है, किसके रूप में दर्शाया गया है भैया, 18 या माइनस 117 के रूप में। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का मान निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ का मान यहाँ पर रख देंगे तो यम का मान भी हमें आ जाएगा। तो हम 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दें, 2 9 3 3, ये हो जाएगा। और 117 का करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9, फिर 13 से कटेगा। अच्छा, 18 और 117 का देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 13। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिलता है हमको। देखो 1 3 ये मिल रहा है, 1 3 ये मिल रहा है, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। एचसीएफ तो 9 आ गया हमारा। अब एलसीएम इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको पूछा भी है 18 व 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। ये 2 हो गया, 2 है और 13 है। देखो 3 त्रिक के 9, 9 दूना 18, 18 में 13 का गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 234 आएगा। यही आपका एलसीएम वाला आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया। अब हम समीकरण 1 से देख लें। समीकरण 1 से क्या होगा, एचसीएफ 18 व 117 का बराबर है 18 यम माइनस 117 के। जब हम इसका एचसीएफ कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, तो 9 बराबर 18 यम माइनस 117, या करके हम इसको लिख सकते हैं 18 यम माइनस 117 बराबर 9। तो 18 यम बराबर 9 प्लस 117, हम इसको माइनस था इधर भेज दिए तो प्लस हो गया, बराबर को उधर गया तो प्लस हो गया। तो यम बराबर देखिए जुड़ेगा तो 9 16 2 और 1, 126 के उठा 18, 18 का भाग देना है 126 में, तो 18 सत्ते 126, तो यम बराबर 7 आ गया। यम बराबर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यम का मान 7 है और एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम 18 व 117 का एलसीएम कितना आया था, 234। यही हमारा हो गया, आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n के पर 6 के घाते n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको जांच करना है। तो संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, 0 पर कब समाप्त होती है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना हो तो जब कोई संख्या का गुणनखंड 0 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, तो वह संख्या कहाँ समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो इसका हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। ठीक ना, जैसे हम कहे, देखिए n प्राकृत संख्या है हमारा। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 चलता ही जाता है, हमको भी पता है, सबको पता है इतने पे। तो n का मान जब हम 6 के घाते 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 6 के घाते 1, 6 के घाते 2, 6 के घाते 3, 6 के घाते 4, 6 के घाते 5। हम इसी का हल देख रहे हैं। तो देखिए 2 गुणे 3, इसको क्या माना, 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर, 2 गुणे 3 का होल क्यूब, 2 गुणे 3 का और 2 गुणे 3 के घाते 5।
यह संख्या किसी भी अंक पर, इसका मतलब गुणा करने पर आखिरी अंक क्या हो, 0 हो जाए। अगर देखो 2 तिहाई 6, आखिरी 0 नहीं हुआ, 2 तिहाई 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 0 पर खत्म होगा, नहीं होगा, ठीक। लेकिन यहीं पर अंक क्या होता है, अगर हमारा ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आ जाए, 2 और 5 के रूप में आ जाए, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ जाए, तो उसका अंक क्या होता है, आखिरी अंक 0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे एक और देख लो आप, 2 गुणे 2 गुणे 5, देखिए 2 और 5 आया, इसका आखिरी अंक क्या होगा, 0 जरूर होगा। 2 दूना 4, 4 पचे 20, आखिरी अंक क्या है, 0 आया ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आएगा 0, इस वाले क्वेश्चन में 0 आएगा, नहीं आएगा। देख लो, हल करके देख लो। जब 0 नहीं आएगा तो हम इसको लिखेंगे क्या, हल में यहां पर देखिए लिख देता हूं मैं, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 नहीं आया है। 2 तो आया है लेकिन 5 आया है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं जो संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n पर संख्या n पर 0 पर समाप्त हो। समझे, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। उसने बोला था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए हमको गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर देखा 2 और 5 अगर इसकी जगह रहता तो हम क्या करते हैं, अंक कहाँ समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। इसमें इसका हल हम करेंगे तो 0 पर कभी नहीं समाप्त होगा, आप करके देख लीजिए। और 100 डैश 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 मतलब अनंत तक करते हैं, लेकिन 0 पर 6 के पावर n 0 कभी नहीं आएगा उसके अंत में। आप करते जाइए, 0 कभी नहीं आएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक। मतलब एक मैदान है, कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक। इस पर यहाँ सोनिया है, ठीक, सोनिया है, यहाँ पर क्या है, सोनिया है, ठीक। वह एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, 18 मिनट लगाती है, ठीक। और यहीं पर रवि भी है, क्या है, रवि है। रवि एक चक्कर लगाने में कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मतलब रवि जो है और सोनिया दोनों साथ साथ चलना प्रारंभ करें, तो पुनः एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहाँ से सोनिया भी चली और रवि भी चली, और कितने समय बाद वो दोनों यहीं पर आकर मिले, क्या हो, मिले, क्या हो, मिले, कितने समय। तो दोनों का समय तो अलग अलग है। 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर कर रही है, 12 मिनट में कर रही है, ठीक। हमको समय निकालना कितने समय बाद वह दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएं, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम हल में लिखेंगे, देखिए मान लेते हैं सोनिया द्वारा चला गया चक्कर कितना है, सोनिया कितना चक्कर चलेगी कि इसके दोनों को प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाए, आके रवि और सोनिया का। तो हम मान लेते हैं सोनिया को मान लेते हैं, चक्कर तो नहीं पता कितने चक्कर बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। सोनिया को ए चक्कर
लगाने में लगा समय। देखिए ये चक्कर, एक चक्कर में 18 मिनट, ये सही है। देखिए इतना हो गया। और रवि को ए चक्कर लगाने में लगा समय ए गुणे 12। इतना समझ आया कि नहीं आया? देखिए सोनिया को ए चक्कर मतलब कितना समय बाद, कितने चक्कर बाद वह रवि के साथ प्रारंभिक बिंदु पर होगी। तो हमको चक्कर की तो संख्या पता नहीं है। और अगर इसको हम कहें कि ए बराबर आपका एक चक्कर में 18 मिनट, तो 2 चक्कर में 36 मिनट, 3 चक्कर में 54 मिनट, तो ए और ये ठीक। अब देखिए दोनों क्या है, साथ साथ प्रारंभ कर रहे हैं। नहीं, दोनों जब चलना प्रारंभ किया तो दोनों समय क्या था, साथ साथ। ये समय और ये समय दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों समय हमारा क्या होगा, समान होगा। तब हम बोले इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्यों निकालेंगे, समय निकालना है हमको, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं कि देखिए क्यों निकाल रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम 18 और 12 का, देखिए 9, 3, 3 एकम 3, ये हो गया 6, 3, 1। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा 18 और 12 का, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 और होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम क्या कहता है कि जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा, 2 त्याई 6, 6 दूना 12, 12 त्याई 36, 36 जो आया यहीं आपका होगा 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, मिलेंगे। अब देखिए चेक कर लेते हैं, 36 है तो 36 मिनट में यार सोनिया कितने चक्कर जाएगी, 2 चक्कर जाएगी। 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर जाएगी, 2 चक्कर जाएगी। और 12 मिनट में, 36 मिनट में रवि कितना चक्कर जाएगा, 3 चक्कर। मतलब रवि का जब 3 चक्कर होगा, 36 मिनट लेगा 3 चक्कर में, रवि जो है 3 चक्कर में कितना लेगा समय, 36 मिनट। और जो सोनिया है 2 चक्कर लगाएगी तो कितना लेगा, 36 मिनट लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? देखिए मतलब सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी, चक्करों की संख्या हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा कितने मिनट बाद। तो सोनिया का 2 चक्कर होगा तो यहाँ पर पहुंचेगी, 36 मिनट लग गया। और रवि का 3 चक्कर होगा तब यहाँ पहुंचेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए उन्हें कितना समय लगा, 36 मिनट लगा। कितना लगा, 36 मिनट लगा। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और बुक में दिया था 10, हमने मिस्टेक से लिख दिया था पीछे सवाल 11th और 10th वाला था। तो हल में हम इसका हल करते हैं। देखिए दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमको क्यों है। अब भाज्य भाज्य क्या होता है, बात तो होती है ना कि भाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड नहीं हो पाता है। जैसे होता है 3, 2, 5, 7, 11, इसका गुणनखंड नहीं होता है। और जो इसका गुणनखंड हो जाए वह हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9। देखिए इसका भाज्य 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। जिसका हम गुणनखंड करें कम से कम 2 पद में आ जाए, क्या आ जाए, कम से कम 2 पद में आ जाए, वह हमारी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। और जिसका हम गुणनखंड नहीं कर पाए वह हमारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं हल में। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक। अच्छा इसमें से क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, कॉमन है कि नहीं। तो 7 गुणे 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, 13 गुणे 11 से 77 1 78, यह हमारा क्या होगा 13 गुणे 78। यह कैसी संख्या होगी,
भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? जिसका गुणनखंड करने पर 2 भागों में विभाजित हो जाए, 2 भाग में हो गया, तो यह हमारी कौन सी संख्या होगी? भाज्य होगी। होगी कि नहीं होगी? और हम देख लेते हैं दूसरे वाले को। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन है? वही चीज 5 कॉमन है। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। देखिए 5 गुणे, तो देखिए फिर बन गया हमारा 5 कॉमन ले लिए, तो अब इसका गुणा करेंगे तो लगभग 1008 आएगा प्लस 1। आप गुणा करके देख लीजिएगा इतने चीज़ का 1008 आएगा। और ये 5 गुणे 1009। अब देखिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? इसका भाज्य गुणनखंड 2 भागों में हमने विभक्त कर दिया, मतलब इसका गुणनखंड 2 भागों में हो गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या है, भाज्य है। ठीक ना? भाज्य को संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। भाज्य को संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। तो याद रखें किसी बुक में संयुक्त संख्या भी दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 दिया है, निम्न आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान, पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे कर चुका हूँ, तो इसका x का मान इन दोनों का क्या कर दे? गुणा कर दे। तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा? 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 1 = 28, 3 × 1 = 3, 1 3 2 5। और y का मान 13 × 5 = 65। क्वेश्चन नंबर 13 आपका व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 3 भाज्य संख्या है। अभी पिछला सवाल मैंने कराया हूँ भाज्य संख्या का, सेम यही टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर 13 था। तो इसमें से आप 11 कॉमन लेंगे और इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे, और 2 गुणनखंड क्या हो जाए? 2 गुणन के रूप में आ जाए, तो हमारी क्या हो जाएगी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया है, x व y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। यही आकृति दी है, तो इसका हम x का मान जब निकालेंगे तो इसमें इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। ये आ गया हमारा x का मान। y का मान निकालने के लिए y यहाँ पर है, इसका 2 भाग हुआ है, इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा। देखिए 7 × 1 = 7 और 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11। ये आ गया हमारा। और z का मान निकालने के यहाँ पर देखिए 161 को 2 भागों में विभाजित क्या है? यहाँ पर z है आपका, ये वाला आपका क्या है? z है। तो ध्यान देने वाले, यहाँ रहता z तो भाई गुणा करके ला देते। अब यहाँ z है ना, तो इसका इसमें क्या करे? भाग दे दे। ये टॉपिक समझे ना? यहाँ पर होता z अगर, तो क्या होता? हम इसमें इसका गुणा कर देते हमारा, लेकिन z यहाँ पर इसको जो 2 भागों में विभाजित किया हो उसको दिया है, तो इसका इस z का मान निकालने के लिए 161 में 7 का भाग दे दे। देखिए 7 दूना 14, 2 बचा, 7 × 21। ये समझ में आएगा नहीं? ये वाला टॉपिक जरूर समझना, कुछ अलग टाइप से था इसलिए हमने बता दिया इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।